Hello everyone, myself Manish Sharma and I have secured rank 43 in Rajasthan प्रशासनिक सेवा फाइनल रिजल्ट्स 2021। और इस प्लेटफॉर्म के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं जयपुर ज़िले के चौमू तहसील के नांगलबेड़ा ग्राम का मूल निवासी हूँ। और RS 2018 में मैंने 395 रैंक सिक्योर करके फ़िलहाल मैं उदयपुर में फूड एंड सिविल सप्लाई एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और इससे पहले भी मैंने यूपीएससी की असिस्टेंट कमांडेंट में 32nd रैंक स्कोर की थी और मैंने सशस्त्र सीमा बल में सिलेक्शन लिया था। परंतु मैंने अपने दोस्तों और फैमिली एंड फ्रेंड्स से कंसल्ट करके और राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें मैंने फूड एंड सिविल सप्लाई में ज्वाइन किया। और पैरेलली मैंने RS 2021 की तैयारी करी और मैंने अब फाइनल सिलेक्शन 43rd रैंक पे लिया है। और आई एम एक्सपेक्टिंग राजस्थान पुलिस सेवा और जिसमें DYSP की पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। तो मेरी जो यूपीएससी और RPSC जो सिविल सर्विसेज की तैयारी की जर्नी है वो ग्रेजुएशन के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। और ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कोटा से ही करी है। और उससे पहले मैंने जो अपनी स्कूलिंग है वो जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा है, वहाँ से ग्रेजुएशन स्कूलिंग करी है। और इंजीनियरिंग में जो मेरी ग्रेजुएशन है उसमें एज सच मेरा इंटरेस्ट रहा नहीं ज़्यादा, तो मैं ग्रेजुएशन के बाद में सिविल सर्विस की तैयारी में शिफ्ट हो गया। उसमें एक बहुत बड़ा रोल है जो मेरे मामा जी हैं उनका था। वो उस समय दौसा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने मेरे को प्रशासन को जो कार्य प्रणाली है उसको नज़दीकी से मुझे देखने का मौका मिला, उनकी हेल्प से, उनकी गाइडेंस से। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप नज़दीकी अपने जो तहसील है SDM कार्यालय में, वहाँ से प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसको नज़दीकी से देखें तो आई थिंक यू विल फाइंड सम मोटिवेशन और आपको पता भी चलेगा प्रशासन कैसे कार्य करता है। फ्यूचर में आप सेलेक्ट होगे तो उसके बाद आप क्या कार्य करने वाले हो ये आप जानोगे। तो इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रगल है मेरा वो रहा है। तो 5 साल की मेरी जर्नी हो गई है, पंचवर्षीय योजना अभी कंप्लीट हो गई है। और अभी भी मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी IAS की, मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। एज सच मैंने RS को प्राइम फोकस में नहीं रखा, मेरा फोकस हमेशा से UPSC ही रहा। तो मैं वाजीराम एंड रवि कोचिंग में मैंने इंस्टीट्यूट में 2017 में मैंने एडमिशन लिया और पैरेलली मैंने फ़िलोसॉफ़ी जो है मित्राज IAS के गाइडेंस में मैंने तैयारी स्टार्ट करी। और मेरा फर्स्ट चांस में ही प्रीलिम्स क्लियर हो गया था तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया। तो प्रीलिम्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ मैं। प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर होता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस वो 1000 टाइम्स बूस्ट हो जाता है, और नहीं होता तो वही अंडरग्राउंड चला जाता है कॉन्फिडेंस आपका। तो पर जो मेरा मेंस है वो मेरा क्लियर नहीं हुआ और बैक टू बैक मैंने UPSC के 4 मेंस लिखे और कमियां रही। कहीं राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो लेक करी, कभी ऐसे में कभी कम मार्क्स आए, कभी GS1 में कभी कम मार्क्स आए, तो ओवरऑल मेंस मेरा हुआ क्लियर नहीं हुआ। लेकिन पैरेलली मैंने RS 2018 का जो फॉर्म भरा था और RPSC ने हर एक साल में एक एक स्टेज पे एग्ज़ाम करवाई। 18 में प्रीलिम्स, 19 में मेंस और 20 में इंटरव्यू और 21 में फाइनल रिजल्ट। तो मैंने RS को जो समय दिया वो एग्ज़ाम के टाइमलाइन के हिसाब से दिया। प्रीलिम्स के लिए मैंने 15 दिन, प्रीलिम्स शिफ्ट हो रही है फिर 15 दिन तैयारी कर ली। मेंस के लिए मैंने एक डेढ़ महीना देता रहा, जैसे जैसे मेरे को समय मिला। UPSC की प्रिपरेशन के फेजेस से UPSC के मैंने भी लगातार मेंस प्रीलिम्स लिखे ही हैं और उसके बीच में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम भी लिखा। और बीच में अलग मैंने बैंकिंग RBI, नाबार्ड, ग्रेड B इन सब की तैयारी भी करी। तो जैसे जैसे मेरे को समय मिला मैंने RS को दिया। फुल फ्लैश में तैयारी कर नहीं पाया सिस्टमेटिकली, तो RS 2018 में मैंने जो UPSC की तैयारी थी उसके दम पे, और इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स थे, 73 मार्क्स 2018 में मुझे मिले, उसके दम पे मैंने 395 रैंक सिक्योर करी। तो उसके बाद मोटिवेशन बढ़ गया और तो मैंने 2021 के लिए फुल फ्लैश तैयारी करी। जो राजस्थान का पोर्शन जो मैं पहले कवर नहीं कर पाया था उसको भी मैंने इस बार कवर किया। और
जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी मैंने सम्यक इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करी और लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मैं अपने होम टाउन पे ही रहता था चोमू में, और वहाँ से सुबह की अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन लेके जयपुर आता था। जयपुर में लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। वहाँ बैठ के मैं टेस्ट सीरीज़, जो अदर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़, वहाँ बैठ के मैं लिख लेता था, उनकी ब्रीफ आउटलाइन ले लेता था, माइंड मैपिंग कर लेता था, और सम्यक के क्लासरूम में जाके मैं उनकी टेस्ट सीरीज़ लिख लेता था। इस तरीके से मैंने 2 3 4 महीने तक रिगोरसली मैंने प्रैक्टिस करी टेस्ट सीरीज़ की। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग आई। ज्वाइनिंग के बाद में तैयारी थोड़ी ढीली पड़ गई, लिखना भी इतना नहीं हो पाया, बस रिवीजन के सहारे काम चल रहा था। और मैंने फाइनली एग्ज़ाम लिखी और मंजू शर्मा मैम के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू हुआ। काफ़ी समय बाद आरपीएससी ने इंटरव्यू करवाया और फेयरली इंटरव्यू हुए इस बार, और स्कोरिंग भी इस बार मेरे को 61 मार्क्स मिले। तो इट वाज अ डिसेंट स्कोर, और फाइनली मैंने 43 रैंक सिक्योर करके आई एम एक्सपेक्टिंग राजस्थान पुलिस सर्विस एज ए DYSP। तो ये मेरी जर्नी रही यहाँ तक की। तो मैं अब डिस्कस करना चाहूँगा कि कौन तैयारी कर सकता है। तो इसका बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन की है, और तो आप सभी ग्रेजुएट इसकी तैयारी कर सकते हो। एक एवरेज कैंडिडेट जो प्रशासन के प्रति एप्टीट्यूड रखता है, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए माइंडसेट रखता है, वो सभी स्टूडेंट्स की तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान का सौभाग्य है कि सभी फील्ड्स के ब्रिलियंट लोग इस सेवा में, राष्ट्र प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं और राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं। साथ ही साथ राजस्थान का दुर्भाग्य भी है कि कुछ ब्रिलियंट लोग जो राजस्थान में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से सिर्फ सर्विसेज में आ रहे हैं, और तो देश को तो, राजस्थान को सभी तरह के फील्ड के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। हर फील्ड में लोगों की ज़रूरत है। तो प्रशासन में भी है ज़रूरत लोगों की, अच्छे स्टूडेंट्स की। और राजस्थान का सौभाग्य भी है कि काफ़ी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और सेवा में आना चाहते हैं। और कोचिंग के मुद्दे पे बात करें तो मैंने तो कोचिंग की गाइडेंस भी ली है, और सेल्फ स्टडी भी। राजस्थान का जो मैक्सिमम पोर्शन है मैंने सेल्फ स्टडी से ही तैयार किया है। यूपीएससी का जो पोर्शन है वो मैंने दिल्ली से कोचिंग करी, और उसके बाद सेल्फ स्टडी ही चलती रही। एक बार कोचिंग 1 साल ले ली, उसके बाद में गाइडेंस आपको एक बार मिल गई, उसके बाद आपका सेल्फ गाइडेंस है। और गाइड तो हमेशा लाइफ में ज़रूरी ही है, तो गाइड होना चाहिए। भले ही आप कोचिंग ज्वाइन करो या नहीं करो, आपके पास गाइड हमेशा होना चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे भी जुड़े रहो अपने मेंटोर से। आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स है मार्केट में, उनका मटेरियल भी अच्छा है। आप ऑफलाइन हो सके तो ऑफलाइन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ऑफलाइन ज्वाइन करें। अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते और आपके पास समय कम है, समय भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे आप, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो राइटिंग है वो आप टाइम बाउंड मैनर में सुपरविज़न में आप प्रैक्टिस करें, और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, और आप डेडिकेटेडली राइटिंग प्रैक्टिस करें एक बार सिलेबस कंप्लीट करके। मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम था, तो मेरा ग्रेजुएशन एंड स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई, तो इंग्लिश मीडियम में मैंने कंटिन्यू करी। बाकी राजस्थान में जो मटेरियल अवेलेबल है वो हिंदी मीडियम का ज़्यादा अच्छा है, और हिंदी मीडियम से इस बार के टॉपर रहे हैं विक्रांत शर्मा। बाकी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, काफ़ी अच्छी रैंक्स लेके आए हैं। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप लाइफ को एक्सप्लोर करें, आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, वहीं पे आप अपना फ्यूचर सिक्योर करें। ग्रेजुएशन के बाद से आप RAS और सिविल सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप यूपीएससी की तैयारी को अगर आप अफोर्ड करें तो आप यूपीएससी की तैयारी को प्राइम फोकस में रखें, और हर साल रेगुलरली एग्ज़ाम कंडक्ट करती है यूपीएससी, तो आप वहाँ पे आप अपनी तैयारी स्टार्ट करके और राजस्थान को फिल इन करते रहें पैरेलली। क्योंकि RAS की एग्ज़ाम होती है वो हर 2 साल में एक वैकेंसी आती है, और पैरेलली यूपीएससी कंडक्ट करती रहती है एग्ज़ाम। तो यूपीएससी की तैयारी करें और साथ साथ RAS की तैयारी पैरेलली चलती रहनी चाहिए। राजस्थान का पोर्शन काफ़ी 60% तक सिलेबस ओवरलैप होता ही है, तो आप दोनों एग्ज़ाम की पैरेलली तैयारी करें। यूपीएससी और आरपीएससी में काफ़ी सिलेबस कॉमन है, सीसेट का एक पेपर भी होता है, तो आप हर साल प्रीलिम्स का फॉर्म ज़रूर भरें, और आप डिज़र्व भी करते हैं
यूपीएससी से आईएएस के एग्ज़ाम में बैठ के आप वहाँ सिलेक्शन लेना डिजर्व करते हैं, आप आरएएस में भी डिजर्व करते हैं आप, तो दोनों एग्ज़ाम को आप पैरेलली समय दें। इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा आंसर राइटिंग के ऊपर। आंसर राइटिंग स्टार्ट कब की जाए? तो जब आपका सिलेबस या कोई टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए तो आप उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरपीएससी ने पूछ रखे हैं, यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, आप उन पे आप अपना आंसर लिख के और अपने किसी साथी से या अपने मेंटोर से आप उसको इवेल्युएट करवा सकते हैं। आप जैसे जैसे राइटिंग में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका स्तर इम्प्रूव होने लग जाएगा। डेफिनेटली आपकी जो राइटिंग स्किल है उसके साथ साथ आपकी हैंड राइटिंग है, आपको प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। पहली बार में आप भले ही रबिश आंसर लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक बार लिखना है, स्टार्ट करना है। और मुझे तो अभी भी काफ़ी ज़ोर आता है लिखने में, लेकिन फिर भी लिखते रहना ही इसका सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं अभी। आरएस का जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड है, और जितना किसी एग्ज़ाम का सिलेबस वेल डिफाइंड होता है उतना ही आसान हो जाता है। यूपीएससी का सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है तो वो अंडर द स्काई दे आस्क एवरीथिंग। आरएस में ज़्यादा वेल डिफाइंड है, तो और अभी भी सिलेबस जो है वो अपडेट हुआ है 2018, फिर उसके बाद 21 सिलेबस काफ़ी वेल डिफाइन कर दिया है। तो और ये भी है कि जो लास्ट 2 एग्जाम्स में पूछ लिया वो इस बार नहीं पूछे, इस बार तीसरा टॉपिक पूछेंगे। तो आप हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो, उसका एक सिंगल पेज के फाइनल जो है 5-6 रिवीजन के बाद में आप फाइनल एक सिंगल पेज का हैंड आउट तैयार कर लो, नोट्स तैयार कर लो, और आप काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि फाइनल एग्ज़ाम में आपसे वही चीज़ें पूछे जाए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो मेंस के साथ चलेगी। इनफैक्ट मेंस की तैयारी जो है वो पहले होगी, और प्रीलिम्स का जो स्पेसिफिक फोकस है वो एमसीक्यू कैसे अटेंड करने हैं आपको, वही जो डेटा है वो कैसे आपको 4 ऑप्शंस है आपके सामने, उसमें से आपको आंसर ढूंढ के लाना है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे, तो आप 2 से 3 महीने पहले जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, जैसे नोटिफिकेशन आता है उसका आरपीएससी 2.5-3 महीने देती है, आप उस फेस में प्रीलिम्स की होल हार्टेडली तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले आप मेंस की तैयारी चालू रखें, और अपनी राइटिंग भी उससे पहले ही आप अपनी तैयार करके रखें। मेंस के एग्ज़ाम में 4 पेपर हैं, और चारों पेपर आपको अलग से अच्छे से तैयार करने हैं। और जैसे कि मैं सिलेबस देख रहा हूँ आरएस का, सभी पेपर 200 मार्क्स के हैं, और इक्वल टाइम आपका डिजर्व करते हैं। जो पेपर 4 है वो 2018 में तो डिसाइडिंग था, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। इस बार हालांकि इतने अच्छे मार्क्स दिए नहीं, 100 क्रॉस करना भी काफ़ी मुश्किल था इस बार, पर फिर भी पेपर 4 ही डिसाइडिंग था इस बार भी। तो पेपर 4 इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश में इंग्लिश में बीके रस्तोगी की बुक है, दैट इज़ गुड। आप उसमें से प्रैक्टिस करें। उसकी ग्रामर है जो इंग्लिश की, उसमें तो ऑप्शंस ही दे रहे हैं कि 50 ये या ये होगा या ये होगा, तो आप वो इजी पोर्शन है। इसके अलावा जो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है उसकी आप प्रैक्टिस करें, जो लेटर राइटिंग एंड बाकी सबके फॉर्मेट है उसको प्रैक्टिस करें। ट्रांसलेशन का आप जो पोर्शन है उसको भी आप प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे, समय समय। तो धीरे धीरे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे या हिंदी न्यूज़पेपर, या उसके साथ साथ आप ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए समय के साथ ईजी हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ का रोल भी यहीं पे आता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो घर बैठ के या क्लासरूम में बैठ के। तो हिंदी एंड इंग्लिश इज मस्ट। आपको 25% जो टाइम है वो इन दोनों को लोकेट करना है अपनी तैयारी का, और 1 साल की प्रिपरेशन आई थिंक इज़ इनफ टू कवर ऑल दिस पॉइंट्स इन सिलेबस। और आपके नोट्स भी इस समय में तैयार हो जाने चाहिए, और पैरेलली आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो GS1 है उसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, और जो ऑडिटिंग, सोशियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये पोर्शंस हैं। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी
मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये तो फाउंडेशन है तैयारी की सिविल सर्विसेज के। आप इन सब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो फाउंडेशन बनाने के लिए, और उसके बाद आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ये जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं सभी, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और एथिक्स को साथ में रख सकते हो। और हिंदी इंग्लिश तो आप शुरू से ही कंटिन्यू अपनी तैयारी कर सकते हो। छोटे सब्जेक्ट्स के बारे में कहना चाहूँगा कि मार्केट में 2018 की वैकेंसी के टाइम भी काफ़ी भ्रम था, और 2021 की वैकेंसी के टाइम भी काफ़ी भ्रम था कि इसमें 20 आउट ऑफ 20 अपन स्कोर कर सकते हैं, 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2018 की जब कॉपियाँ आई तो पता चला कि इन जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उस पोर्शन में जो 20 मार्क्स के हैं उसमें से 0 मार्क्स आ रहे हैं, 2 मार्क्स आते हैं, 2.5 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इनकी तैयारी करें, खासकर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, इन सब में आप अच्छे सोर्सेज का यूज करें। मार्केट में अभी तो अब सोर्सेज वेल डिफाइंड आ गए हैं, कोचिंग्स के भी मटेरियल आ गए हैं, तो आप इनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो टेक्निकल यूज करोगे तो आप बेटर मार्क्स सिक्योर करोगे। जैसे ही आप जनरल मार्क्स लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 20 आउट ऑफ 20 सिक्योर करना है तो आपको बिल्कुल टेक्निकल उसमें जो नाम लिखने पड़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज लिखनी पड़ेगी, जो ऑथर्स हैं और जिनके फील्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनकी ही डेफिनेशन आप एग्जैक्टली आप एग्जाम में उतारोगे तो आपके मार्क्स जो सिक्योर करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो जनरल मार्क्स लिखोगे छोटे सब्जेक्ट्स में, जनरल कंटेंट लिखोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो घूम फिर के बात वही आ गई कि जो मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मार्किंग का स्कोप वहीं ज़्यादा है, और मैंने भी वहीं पे 2018 में भी ज़्यादा स्कोर वहीं पे किया, और 2021 की भी कॉपियाँ आ जाएगी। आई होप कि मैंने उन्हीं सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, छोटे सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम ही मिले होंगे क्योंकि वहाँ पे जनरल कंटेंट लिखते हैं, तो जनरल मार्क्स मिलते हैं। जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के, जो जिन्होंने उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या मास्टर्स करी है, उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उन्होंने होपफुली अच्छे कंटेंट लिखा होगा, उसमें टेक्निकल चीज़ें लिखी होगी। पेपर 2 में एथिक्स है, एथिक्स पोर्शन काफ़ी स्कोरिंग है और इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, तो एथिक्स पोर्शन पे आप ध्यान दें। अच्छा, और जनरल साइंस आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी फैक्चुअली इसमें चीज़ें पूछते हैं जनरल साइंस की आप तैयारी, और वेल इलेबोरेटेड सिलेबस है, तो इससे बाहर तो आरपीएससी जाएगी नहीं अगले 5-6 साल तक। तो जो चीज़ें पूछ ली उसके अलावा आरपीएससी पूछेगी, आप उन पर फोकस करें और पहले से प्रैक्टिस कर लें चीज़ों को। 2 मार्क्स 5 मार्क्स तो पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें 5 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 2, 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स आप सिक्योर करोगे। इसके बाद में ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी तो मेन सब्जेक्ट्स हैं ही, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनसे तो बेस बनेगा आपकी तैयारी का। पेपर 3 में आपके पॉलिटी आ रही है, पॉलिटी फिर बेस है आपका, स्टैंडर्ड सोर्सेज से आप इसकी तैयारी करो, सिंगल पेजेस के नोट्स आप रखो। इसके बाद पब एंड मैनेजमेंट है। पब एंड मैनेजमेंट में ओवरलैप हो रहा है मैनेजमेंट से और पॉलिटी से, और अच्छा मार्क्स सिक्योर करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। स्पोर्ट्स एंड योगा, आप जो टॉपिक्स हैं उनमें जनरल पढ़ सकते हैं, फिर भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं और उनमें मार्क्स मिले नहीं है पिछली 2 वैकेंसीज में बच्चों को। बिहेवियर एंड लॉ, टेक्निकल आप जार्गन्स आपको लिखनी पड़ेगी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज लिखनी पड़ेगी, तो आपको मार्क्स सिक्योर करोगे। हिंदी और इंग्लिश, जिसमें हिंदी है 120 मार्क्स की है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम डेडिकेट करो। हिंदी स्कोरिंग भी है, और जो ग्रामर है उसकी आप प्रैक्टिस करो। ऑब्जेक्टिव टाइप की ग्रामर प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और जो राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन है, पल्लवन, संक्षिप्तीकरण, पत्र लेखन, उसकी आप टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सेम गोज फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में भी आप जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, स्ट्रिक्टली आप उस पर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप स्कोर करोगे, नो डाउट। तो 800 मार्क का मेंस का पेपर होता है, और 800 में से जो टॉपर है उसने इस बार 450 मार्क्स के आसपास स्कोर किया है, तो एवरेज स्कोर उनका 112 113 मार्क्स रहे। मेरा जो खुद का बात करूँ तो मेरा एवरेज स्कोर 95 के आसपास रहा है, तो और 95 मार्क्स एवरेज पे ही भी मैंने 43 रैंक सिक्योर करी है। तो दैट सेज ऑल अबाउट द आरपीएससी कि आप
100 को टारगेट लेके चल रहे हो, 100 का एवरेज, तो यू विल गेट डिसेंट रैंक। साथ ही साथ इंटरव्यू का भी वेटेज है ही, उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप 100 एवरेज मार्क्स एंड 100 अबव की ओर लेके चलें, और 800 में से 400 मार्क्स लाना एक एवरेज कैंडिडेट के लिए पॉसिबल है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं है ये। आप मेहनत करोगे, आप हर एक एक नंबर पे मेहनत करोगे, आप अपनी हैंड राइटिंग पे भी मेहनत करोगे, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी मेहनत करोगे। राजस्थान का मैप बनाना आपको अच्छा आना चाहिए। राजस्थान का मैप साइड में लोकेट कर दो, 2 नंबर में, 4 5 नंबर 10 नंबर में आप कोशिश करो राजस्थान का मैप बना के, और इंडिया का मैप बना के आप चीज़ें लोकेट करने की कोशिश करो। पॉइंट वाइज लिखो, 2 नंबर के क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखो, 5 नंबर के क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखो, 10 नंबर के क्वेश्चन को भी इंट्रो और कंक्लूजन के अलावा बीच में पॉइंट्स ही पॉइंट्स लिखो। तो आप इस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो, बेटर स्कोर करोगे। हर नंबर इम्पोर्टेंट है, और अच्छा स्कोर करोगे, और उसके बाद इंटरव्यू में आप फेट के ऊपर नहीं रहोगे, कम से कम आप डिपेंड रहोगे इंटरव्यू के वेरिएशंस के ऊपर। मैं आरपीएससी ने इस बार तो काफ़ी अच्छे से इंटरव्यू करवाए, हालांकि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ईडी एंड ऑल, इन सब का भी इसमें काफ़ी रोल है। इस बार फेयरली इंटरव्यू होने की उम्मीद थी, और हुए भी हैं फेयरली इंटरव्यू। जो मार्क्स स्कोर हुए हैं वो अब तक सामने आए कि अबव 70, किसी को बहुत कम मार्क्स मिले हैं। तो हो सकता है ये डर भी हो, ये सारे टैलेंटेड बच्चे 80 मार्क्स वाले 2018 की वैकेंसी में ही थे, और इस बार तो सूखा पड़ गया, राजस्थान की धरती वीरों से सूनी हो गई है। तो 2021 में 80 मार्क्स वाले बच्चे कहाँ हैं? क्या राजस्थान की धरती वीरों से सूनी हो गई है? तो ये तो डेफिनेटली डर है ऑर्गेनाइजेशंस का, ईडी का। और आरपीएससी की साख के ऊपर भी क्वेश्चंस था इस बार। तो इंटरव्यू तो फेयरली हुए हैं, पर मार्क्स का वेरिएशंस तो इस बार भी देखने को मिला है। 40 to 70 की रेंज में मार्क्स मिले हैं, और ये डिसाइडिंग भी रही है। जिसको 40 मिली वो 1000 से बाहर हो गया रैंक से, और जिसको 60 to 70 मार्क्स मिले वो इन हो गया है। तो इंटरव्यू का वेरिएशंस तो रहेगा। तो आप कोशिश करो मेंस में अच्छा स्कोर करो, और आरपीएससी को भी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी चाहिए, और नेम वाइज मार्क्स आप सबके शो करो। पब्लिक में किसको कितने मार्क्स मिले, किसको किस सब्जेक्ट में, आप डिक्लेयर करो। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा इसके साथ कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। तो मैंने एवरेज, जब मेरी जॉब में नहीं था मैं, 27 दिसंबर से पहले, तब तो मैंने 8 से 10 घंटे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करी, जिसके अंदर 8 घंटे की तो सिटिंग रहती थी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का लिखने का अगर मैं जा रहा हूँ तो फिर वो एड ऑन होता था। इसके अलावा मैं डिबेट सुनता हूँ और डिस्कशंस देखता हूँ, तो वो अलग टाइम है। तो 8 से 10 घंटे एवरेज मैंने तैयारी करी है, इससे ज़्यादा तैयारी करी नहीं है मैंने। पर जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आती है तो वो स्टडी आवर्स बढ़ते जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और उसमें 8 से 10 घंटे आप मैनेज कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। पर आप कंसिस्टेंटली इसको मैनेज करें। एक दिन आप गैप्स कम से कम लें, और कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहें। सोशल मीडिया को तो आप बिल्कुल अवॉइड करें, खासकर आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सब आप डिलीट कर दें। आप टेलीग्राम इज़ गुड प्लेटफॉर्म, कंटेंट वगैरह आप मिलने के हिसाब से, तो टेलीग्राम आप रख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, रील्स एंड शॉर्ट्स आप इनको अवॉइड करें। जो टाइम मैनेजमेंट है उसको करें, और आपके एग्जाम में भी टाइम मैनेजमेंट का काम आएगा। हालांकि जो यूपीएससी का जो मेंस है, अगर आपने कभी लिखा हो, आप लिखने की कोशिश भी करें, तो यूपीएससी की मेंस में आपको 4000 वर्ड्स 3 घंटे में लिखने होते हैं, और सेम आरपीएससी में आपको 2500 वर्ड्स ही लिखने हैं। तो इट्स मैनेजेबल अगर आपका कंटेंट तैयार है और आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, और आप टॉपिक्स पहले से आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आप विद इन टाइम आप अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे, प्रेजेंट भी कर सकते हो, मैप भी बना दोगे, फ्लो चार्ट भी कर दोगे, और अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर लोगे। इसके बाद में सोर्सेज और बुक लिस्ट स्टैंडर्ड है, मैं इस पर ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। मार्केट में काफ़ी अच्छा कंटेंट है कोचिंग्स का, सिलेबस वेल डिफाइंड है, ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं है। स्टैंडर्ड सोर्सेज में राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, एनसीईआरटी जो 11th-12th की हैं वो एनसीईआरटी हैं, राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, बीके रस्तोगी फॉर इंग्लिश, राघव प्रकाश फॉर हिंदी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए बुक लिस्ट एंड सोर्सेज में। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो यूट्यूब पे संसद
टीवी है उसका आपका यो पर्सपेक्टिव और मुद्दा, ये दो नाम के डिबेट्स आती है। मुद्दा आपका और पर्सपेक्टिव, इंग्लिश में पर्सपेक्टिव, मुद्दा आपका हिंदी में, ये डिबेट्स आती हैं। ये वीक वीक में 5 डेज आती हैं। ये डिबेट्स डिस्कशन होते हैं यहाँ पे एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं मार्केट में, ट्रेंडिंग में जो चीज़ें हैं उन पर डिस्कस करते हैं। यू शुड वॉच दैट। इसके अलावा ओनली आईएएस का जो इनिशिएटिव है सुमित रेवड़ी सर का, उसका एडिटोरियल डिस्कशन आप डेली बेसिस पे देखें। न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं डेली बेसिस पे, वैसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक न्यूज़पेपर फाउंडेशन के टाइम तो रोज़ पढ़ें, फिर भी आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो एडिटोरियल डिस्कशन आप देख सकते हैं ओनली आईएएस का, सुमित रेवड़ी सर का। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है वो आप कैरी करके चलते हो। आप आपकी बर्थ से लेकर अब तक जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है आप उसको कैरी ऑन करते हो, और आप में रिफाइनमेंट आता है समय के साथ में। आप तैयारी करते हो और आप में रिफाइनमेंट आता है, तो वो जो इंटरव्यू के समय जो आपकी पर्सनैलिटी जो दिखती है, जो बोर्ड है वो आपको 15 से 20 मिनट ऑब्जर्व करेगा, तो आपको उसी समय वो जज करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी आपका उसका अभिन्न अंग है। आप वहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके से अपने आप को कैरी ऑन करते हैं, वो ये सब आपको उसी 10 मिनट में जज कर लिया जाएगा। तो हो सकता है कि आप वहाँ कभी बोल नहीं पाओ, लेकिन आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी एक्सप्रेस कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो, तो वो भी काउंट होता है। वो 10 मिनट में सब काउंट होता है, आपकी पूरी लाइफ काउंट होती है। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं कि मेरे तो रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे, तो मैं तो डिजर्व करता था, 70 मार्क्स डिजर्व करता था, मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मुझे 40, 45, 50 दिए, कम दिए, बोर्ड बेकार है। तो सब्जेक्टिविटी तो है ही। इसके अलावा हो सकता है आपका जो कैरी करने का वो अपनी पर्सनैलिटी बोर्ड को अच्छा नहीं लगा हो, तो अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करो। उसमें आपकी फिजिकल फिटनेस है, आपकी लाइफस्टाइल है, उसमें आपकी बुक रीडिंग हैबिट्स है, आपके थॉट्स हैं, वो सब आपके जो पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। और मैं कुछ अच्छी बुक्स हैं, आप बेसिक द अल्केमिस्ट हैं, आप जो सेपियंस की सीरीज है वो आप रीड करो। आप जो महापुरुष हुए हैं अंबेडकर, गांधी, इन सब के ऊपर रीड करो आप उनको, वो वेल रेड होना चाहिए, तो वो अपनी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट होंगी चीज़ें। इसके बाद में डिस्कस करना चाहूँगा प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स क्रूशियल है। एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आप प्रीलिम्स में लग सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, और ओएमआर के ऊपर प्रैक्टिस करो, और टाइम बाउंड मैनर में क्लासरूम में बैठ के प्रैक्टिस करो। मेंस के पेपर मैंने कवर कर लिए हैं, आंसर राइटिंग भी मैंने कर ली है। किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप लिख सकते हो। इसके अलावा फिर मैं इंटरव्यू पे डिस्कस करूँगा। इंटरव्यू आरपीएससी ने इस बार काफ़ी समय लेके करवाए हैं, हालांकि 1 महीने के अंदर करवाए जा सकते थे, लेकिन आरपीएससी की कार्यप्रणाली है, इन्होंने 4 से 5 महीने ले लिए इस इंटरव्यू को करवाने में। मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो मंजू शर्मा मैम के बोर्ड में हुआ था, और इंटरव्यू में आप जाते हो, 4 लोगों का पैनल होता है, उसमें एक चेयरमैन होते हैं जो आरपीएससी के मेंबर होते हैं, इसके अलावा 3 मेंबर होते हैं, एक प्रशासनिक सेवा से, एक पुलिस सेवा से, और हो सकता है एक जो ह्यूमैनिटीज़ फील्ड से या साइकोलॉजी फील्ड से मेंबर होते हैं। मेरा जो इंटरव्यू चला था मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा मेरे से किस तरह के सवाल पूछे गए। तो मैं एंटर हुआ तो मेरे से जो पहला ही सवाल पूछा वो उस दिन की जो न्यूज़पेपर की हाइलाइट्स थी, हेडलाइंस थी, उसके ऊपर मेरे को क्वेश्चन पूछा था। उस दिन न्यूज़पेपर में सीएम साहब ने विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया था एक दिन पहले, तो उसके ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि उसमें विजन डॉक्यूमेंट्स में वुमेंस के लिए क्या क्या है, और जनरली विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसमें गिग वर्कर्स के लिए क्या है, गिग वर्कर्स कौन होते हैं, और गिग वर्कर से रिलेटेड कोई लॉ या कोई स्कीम्स राजस्थान में है कि नहीं है। इसके बाद मुझे हॉबी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने अपनी हॉबी डायरी राइटिंग की बताई। तो डायरी राइटिंग का मेरा पर्पस पूछा कि उसका मेरा क्या पर्पस है, तो मैंने अपना पर्पस बताया कि सेल्फ रिफ्लेक्शन है, उससे मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, मैं अपने को रिफ्लेक्ट करता हूँ डायरी के थ्रू। तो इसके बाद मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछी 2-2, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स बताई थी कि आई एम गुड एंड कि मैं फ्रेंड्स और अच्छी जो कंपनी होती है वो मैं बनाने में अच्छा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है ये। तो उसके ऊपर भी फिर मुझे आगे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जिससे मुझे एंड में साइकोलॉजिस्ट ने फिर पूछा कि आप अगर आप फ्रेंड्स बनाने में अच्छे हो, आपकी अच्छी फ्रेंड सर्किल है, तो क्या आप अपने फ्रेंड्स को जो एज ए ऑफिसर होते हुए पोस्ट पे बेनिफिट पहुंचाओगे, उनको ब्लैक में सिलेंडर दिलवा दोगे, या इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने ऑब्वियसली इसके लिए मना किया कि नहीं, मैं ऐसे बेनिफिट नहीं दे सकता इलीगली। हालांकि मेरा कोई दोस्त फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, तो उसको मैं फाइनेंशियली अपने दम पे हेल्प कर सकता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आप अपने फ्रेंड को हेल्प आउट नहीं कर रहे हो आप अच्छे फ्रेंड नहीं हो। तो मैंने कहा सर, जो मैं प्रोफेशनली हूँ वो प्रोफेशन में मैं मिक्स नहीं करता इस चीज़ को। तो उन्होंने साइकोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे फिर कि आप जो टीम ओरिएंटेड हो या फिर आप पर्सनैलिटी ओरिएंटेड हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझे साइकोलॉजिस्ट ने पूछे। इसके अलावा मुझे जो मेंबर 1 थे उन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी पूछे, उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड उस टाइम में क्वेश्चन पूछे कि जो मैस्कट है वो उसका क्या नाम है। क्रिकेट वर्ल्ड कप उस टाइम चालू था, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैस्कट कौन है। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐसी कौन सी कंट्री है, प्लेइंग कंट्रीज़, जिसका एम्पायर वर्ल्ड कप में नहीं है। और इससे एनवायरनमेंट में कितने परसेंटेज कार्बन है, कितने परसेंटेज CO2 है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट नाइट्रोजन है, और ग्लोबल वार्मिंग किस रेट से बढ़ रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। और इससे संबंधित काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। और स्पोर्ट्स में ही मेरे को उस टाइम एशियन गेम्स हुए थे, तो एशियन गेम्स में भी मिक्स डबल्स, उसमें जो मिक्स डबल में चैंपियन है उन दोनों के नाम बताओ। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे गए। तो कई जगह मैंने गेस वर्क भी किया, और उसकी परमिशन भी नहीं ली इंटरव्यू में। मैंने तुक्के मार दिए और मैं होच पोच भी हो गया था। और साइकोलॉजिस्ट ने उसको भी मेरे को एंड में काउंटर किया कि आप तुक्के मार रहे हो, प्रशासन में आके आपको तुक्के मारना कहाँ तक सही लगता है, कहाँ तक जस्टिफाइड है। और इस तरह के साइकोलॉजिस्ट मेरे को काउंटर भी किया। मैंने जो गैस वर्क किया उसका, इनहेलेशन में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंटेज कार्बन है, इस तरीके के मेरे को क्वेश्चन पूछे गए। और फिर मेंबर 2 ने मुझको जो प्रेजेंट में मैं वर्किंग हूँ फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में, उससे संबंधित मेरे को क्वेश्चन पूछे कि क्या कार्यप्रणाली क्या है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे हम एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर एनफोर्स करते हैं, तो उसके सेक्शंस पूछे, उसके जो लॉज हैं उसमें क्या पूछे, कितनी सज़ा है, किस सेक्शन में सज़ा का प्रावधान है, क्या सज़ा है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे। फूड सिक्योरिटी की क्या नीड है, रेलेवेंसी क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे। और इसके अलावा मुझे इन्फ्लेशन और डीवैल्यूएशन, इनके बीच में जो अंतर है उसको, उसके बारे में पूछा। उसके बाद मुझे प्राण के बारे में भी पूछा गया, एक फैक्चुअल क्वेश्चन कि प्राण क्या होता है, प्राण वर्सेस पैन। तो पैन कार्ड होता है और प्राण कार्ड है। तो प्राण कार्ड में मैंने, मेरे को जो उस टाइम हिट किया वो तुक्का मार दिया मैंने। तो जैसे प्राण की फुल फॉर्म परमानेंट रेजिडेंशियल अकाउंट नंबर मैंने बता दिया। और तो इस पर भी मेरे को साइकोलॉजिस्ट ने एंड में, जो 4th मेंबर थे, उन्होंने मेरे को काउंटर किया था कि आपने तुक्का मारा है, क्योंकि प्राण की फुल फॉर्म तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होती है। इसके अलावा मेरे को चेयरमैन ने मिलेट्स के ऊपर पूछे। श्रीयन जो है मिलेट्स है, मिलेट ईयर है, और मिलेट्स को इतना महत्व क्यों दिया जाने लगा रिसेंटली में। तो मिलेट्स से रिलेवेंट मेरे को क्वेश्चंस पूछे गए। और वाटर सिक्योरिटी पे भी मुझे क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में मैंने एंड में सभी मेंबर्स को जय हिंद बोला था, और उसके बाद में मैं बोर्ड से बाहर निकला था। करीब 20 मिनट के करीब मेरा इंटरव्यू चला था। और मेरा इंटरव्यू, मैंने कुछ गैस वर्क किया था और बिना परमिशन के गैस वर्क किया था, और मेरे को काउंटर भी कर लिया था एंड में मेंबर 4 ने। तो मेरे को आइडिया था कि मेरा इंटरव्यू ओवरऑल ठीक है, पर इसकी वजह से मेरे नंबर कट होंगे। और फाइनली मार्क्स में मेरे को रिफ्लेक्ट हुआ, वो 61 मार्क्स मुझे दिए गए। हालांकि जो 2018 का इंटरव्यू था वो मेरा इससे बेटर हुआ था। और तो उस टाइम रामू राम रायका जी का बोर्ड था, और उन्होंने मेरे को 73 मार्क्स उस टाइम दिए थे। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑन द सेम लाइन दिस ईयर आल्सो। और अगर मेरे को इतने मार्क्स मिलते तो मेरी रैंक और 20s के अंडर आ सकती थी।
तो ये सब मैंने डिस्कस किया। तो थैंक यू टू दिस प्लेटफॉर्म आल्सो, जिन्होंने मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। और सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि लगे रहें, अपने आप को जस्टिफाई करें। आपने ग्रेजुएशन करी है और आप 20 इयर्स अपने पीछे निकाल चुके हैं। अब आप जो अपनी पढ़ाई है और जो आपने जो इस दुनिया में सीखा है, आप सोसाइटी में जो सीखा है, आप गिव बैक करने का समय है। आप अपने आप को जस्टिफाई करो। और व्हाट बेटर देन राजस्थान प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा देन दैट। आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आप अपने आप को जस्टिफाई करने का। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।